हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों जो डेरिवेशन है एक गतिमान चुंबकीय क्षेत्र लेशन का, जो कि आप लोग देख सकते हैं धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको फाइंड करना है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डेरिवेशन का है, लॉन्ग टाइप के प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर दोस्तों आप किसी भी तरीके से ऐसे प्रश्नों को बैकअप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप लास्ट तक बिना स्किप किए इस क्लास को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे एक मतलब वृत्ताकार कुंडली है, या हम यूं कहें कि एक तार आपके पास है, एक चालक, उसको सर्किल नुमा मोड़ दिया गया है। ठीक है, सर्किल के जैसा मतलब वृत्त के जैसा इसको मोड़ दिया गया है। तार को मोड़ने के बाद इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा। जब दोस्तों इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तब ध्यान दीजिएगा इसके केंद्र में कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यही हमारा टॉपिक है। यही हमको निकालना है कि केंद्र में कितना चुंबकीय क्षेत्र इसके बनेगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक होता है, वहां पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चालक छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा इसमें बहना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि एक छोटे से अवयव से इसके केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। पहले हम उसका मान निकालते हैं। ठीक है, एक छोटे से अवयव से केंद्र में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद छोटे छोटे अवयव से मिलकर के ही ये आपका लूप बना हुआ है। तो हम समस्त लूप यानी कि समस्त छोटे छोटे खंडों के योगफल से यहाँ पे कितना बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी धारावाही चालक से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर कितना होता है। ठीक है, वही हमारा यहाँ पे बेस होगा, हम उसी को बेस मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें धारा आई प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये लूप आपका जो बनाया गया है, इसका सेंटर हमने ओ लिया हुआ है, इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल ए माना हुआ है। ठीक है, एक छोटे से अवयव डेल्टा एल के कारण बिंदु ओ पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियमानुसार कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे चूंकि एक छोटा सा अवयव है, इसलिए जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो भी थोड़ा से ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे ए स्क्वायर। चूंकि आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, त्रिज्या हमने ए माना है, इसलिए इसको हमने ए स्क्वायर किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि दोस्तों यहाँ पे इतना, ये तो आपका बायो-सेवर्ट के नियमानुसार यहाँ यानी कि डेल्टा एल के कारण बिंदु ओ पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डेल्टा एल आपका बहुत सूक्ष्म होता है और थोड़ा से ही माना जाता है, इसीलिए डेल्टा लगाया जाता है इसमें। अब ध्यान दीजिएगा कि जब डेल्टा एल बहुत छोटा है तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या चीज है। थीटा दोस्तों डेल्टा एल तथा डेल्टा एल ओ यानी कि डेल्टा एल तथा डेल्टा एल को बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। मतलब ये हुआ कि इतना यानी कि डेल्टा एल तथा इनके बीच का, इसके बीच का ये कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एल जब बहुत सूक्ष्म है तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा वो आपका इसकी सूक्ष्मता पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब हम ये भी जानते हैं कि किसी वृत्त का जो त्रिज्या होती है वह वृत्त के परिधि पर क्या होती है, सदैव लंब होती है। तो लंब होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का मान आपके पास आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब जब 90 अंश आ गया थीटा का मान, तो यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई
डेल्टा एल साइन थीटा, थीटा के स्थान पे दोस्तों हम 90 लिखेंगे, बटे में आ गया ए स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल, ठीक है। साइन 90 का मान 1 हो गया, बचा क्या है, ए स्क्वायर बचा है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम जब तोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट का जन्म होता है। तो गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम कांस्टेंट को तोड़ते हैं तो वहां पे जो आपका मतलब कि जब प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो जो वहां पे कांस्टेंट का जन्म होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, वो होता है दोस्तों म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक, इतना होता है कांस्टेंट का मान, मतलब प्रोपोर्शनल का मान या कांस्टेंट आपका इतना होता है। तो ये क्या बना, आई डेल्टा एल ए आर स्क्वायर, इतना आपका बना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ डेल्टा एल के कारण बिंदु बी मतलब बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो केवल इतना बनेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी सर्किल है ये छोटे छोटे डेल्टा एल के से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समस्त डेल्टा एल का योगफल निकाल लेते हैं, उसके प्रभाव से बिंदु ओ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, B इज इक्वल, देखिए जब हम समस्त के लिए निकालेंगे तब हम B लेके चलेंगे, जब हम थोड़े से अवयव के लिए निकालेंगे तब हम डेल्टा B लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ समस्त के लिए निकालने वाले हैं तो हम B लेके चलेंगे, तो B इज इक्वल समेसन लगा देते हैं, समेसन म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो गया आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर बन गया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए बात को, आई दोस्तों इसमें जो धारा आपकी बहना स्टार्ट हुई है वो सभी यहां से लेकर के यहां तक सभी स्थानों पे एक समान बहेगी, ठीक है। तो आई तो आपका नियत हो गया है। अच्छा ए की बात करते हैं, ये दोस्तों जो इसकी त्रिज्या बन गई है वही त्रिज्या सदैव रहेगी, त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब बचा क्या है आपके पास, ये तो कांस्टेंट है, बचा है आपका डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को ही हमको जोड़ना है। तो बी इज इक्वल, देखिए हमने क्या काम किया, म्यू नॉट अपान 4 पाई को ले लिया, आई अपान ए स्क्वायर को भी ले लेते हैं। अब आपके पास बचा क्या है, डेल्टा एल बचा हुआ है, तो समेसन हम इसी में लगा देते हैं, समेसन डेल्टा एल। तो ध्यान दीजिए समेसन डेल्टा एल क्या चीज है दोस्तों, जब हम छोटी छोटी लंबाइयों को इसमें जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास एक सर्किल मिलेगा, एक सर्किल मतलब एक वृत्त मिलेगा, तो टोटल वृत्त की परिधि के इक्वल होगा डेल्टा एल का योगफल समेसन, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, चूंकि समेसन डेल्टा एल इज इक्वल 2 पाई ए, ये क्या है दोस्तों, ये परिधि है इस वृत्त की, हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन हमने यहाँ पे त्रिज्या ए को माना है तो यहाँ पे हम ए के लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई ए हो जाएगा परिधि इसकी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे फाइनली इतना हम लिखेंगे, तो बी इज इक्वल क्या बनेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो गया आई अपान ए स्क्वायर, इसके स्थान पे हमने क्या लिखा, 2 पाई ए लिखा। अब देखिए यहाँ दोस्तों एक ए से एक ए कैंसिल होगा, 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, अभी पाई तो कट गया है लेकिन 2 दूनी 4, तो देखिए बी इज इक्वल यहाँ पे म्यू नॉट अपान 2 बचा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आई बचा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों ए बचा हुआ है, तो आई अपान ए इतना आपका फाइनली यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बन के आएगा, किसका, जब किसी तार को एक वृत्त में मोड़ करके उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना बनेगा, ठीक। यही आपका मेन चीज है। अब दोस्तों अगर मान लेते हैं तार आपके पास जो है जिसका हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया हुआ था उसी को हम कॉइल में मोड़ देते हैं, ठीक है, उसी तार को कॉइल में मोड़ देते हैं, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो बात समझिए। देखिए मान लेते हैं इसी तार को हमने क्या काम किया, हमने इसी तार को कॉइल में ऐसे ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, मतलब
यहाँ पे हमने तार को कॉइल में मोड़ करके तब लूप बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा दोस्तों, जितना इसके द्वारा उत्पन्न होता है उसी के अनुसार ही हम इसका भी निकाल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये तार आपका सीधा लगा दिया गया है, ये तार आपका टर्न में बना दिया गया है, ठीक है। इसमें फेरों की संख्या आ गई है, इसमें कुंडली बना दी गई है, तो इसमें क्या है, जितना इसमें टर्न की संख्या है, मतलब जितना इसमें फेरों की संख्या है, वही दोस्तों फेरों की संख्या से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। यानी कि जब हम तार को कॉइल में बना देंगे, कॉइल में बनाने के बाद तब हम सर्किल बनाएंगे या तब हम लूप बनाएंगे, तो उसमें दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह उसकी टर्नों की संख्या के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखें यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, B इज इक्वल μ0/2 इंटू आई एन अपान ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n से मल्टीप्लाई हो गया है, इसका मतलब साफ है, आप देख सकते हैं कि जब हम एक तार को सीधा मोड़ के सर्किल बनाते हैं उसमें हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद जब हम तार से टर्न बनाकर मतलब कॉइल बना करके तब हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तब हम देखते हैं कि जब टर्न बना देते हैं तब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है और ये डिपेंड करता है टर्नों की संख्या पर, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था, ये आपका सिंपल के लिए है, ये आपका जो है सूत्र ये दोस्तों इसके लिए है जब टर्न बना दिया गया है तब के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो टॉपिक है दोस्तों फिजिक्स का है, बहुत ही शानदार है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। हमको थोड़ा से यहाँ पे लिखना होता है, वो मैंने आपको पहले बताया, इसका डेरिवेशन इस तरीके से आप करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत आसानी से ये आपको याद भी हो सकता है, आपके एग्जामिनेशन में आपको नंबर भी दिलाने में ये बहुत ज्यादा सहयोग कर सकता है। आई होप कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दोस्तों कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अवश्य बताएं। साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का एक हिस्सा अवश्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद।